वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी चैनल मेंबर्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे ऐसी ही प्यार और सपोर्ट करते रहे ताकि मुझे ऐसी ही मज़ेदार कहानियां अपलोड करने में मोटिवेशन मिलती रहे। और मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं हमारे गोल्ड मेंबर्स का मिस्टर PS द डॉन और मिस्टर अनमोल शर्मा जी का। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आप सभी लोगों से ऐसी ही सपोर्ट और प्यार मिलता रहे और मैं हर रोज़ स्पेशल मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा एपिसोड डाला करूंगा, तो जल्दी से आप लोग भी चैनल की मेंबरशिप लेकर इसका आनंद ले सकते हैं। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अध्याय 131। बुजुर्ग बहुत खुश थे। तुम यहाँ श्यामनाथ जी से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने आए हो, सही? मध्यवयस्क व्यक्ति शेखर अग्रवाल ने पूछा। नहीं, तुम गलत हो। मैं श्यामनाथ जी से मिलने नहीं आया, बल्कि श्यामनाथ जी ने मुझे खुद आमंत्रित किया है। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। क्या श्यामनाथ जी ने तुम्हें आमंत्रित किया? शेखर अग्रवाल ने अविश्वास से देखा। श्यामनाथ जी जैसी प्रतिष्ठित शख्सियत यदि किसी को आमंत्रित करती तो वह निश्चित रूप से कोई बड़ा उद्योगपति या उच्च दर्जे का व्यक्ति होता। लेकिन क्या कोई इतना बड़ा आदमी इतना जवान हो सकता है? ये लड़का तो शायद अभी भी कॉलेज में होगा। शेखर अग्रवाल को लगा कि अर्जुन कपूर उसे मूर्ख बना रहा है। तुम 2 घंटे बाद आ सकते हो, या फिर पहले मुझे श्यामनाथ जी से बात करने दो, फिर तुम अंदर जा सकते हो। वह व्यक्ति ऊंचे पदों पर रहने की आदत के कारण अर्जुन को आदेश दे रहा था। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम 2 घंटे बाद आओ, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा और सीधे श्यामनाथ जी के घर की ओर बढ़ गए। उन्हें अपना कार्य पूरा करना था और सिस्टम के बोनस लेने थे। इस आदमी से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। शेखर अग्रवाल पूरी तरह से अनदेखा कर दिए जाने पर आग बबूला हो गया। तुम बस रुको। जब श्यामनाथ जी आएंगे तब मैं उन्हें तुम्हारी झूठी बात बताऊंगा। उसने ठान लिया कि वह श्यामनाथ जी को बताएगा कि अर्जुन झूठ बोल रहा था। 1 मिनट बाद श्यामनाथ जी आए। नमस्ते श्यामनाथ जी, मैं। शेखर अग्रवाल ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका अभिवादन किया। ओह शेखर, नमस्ते, श्यामनाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी शिकायत शुरू करता, श्यामनाथ जी सीधे अर्जुन कपूर की ओर बढ़े और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत है अर्जुन जी। शेखर अग्रवाल पूरी तरह से हिल गया। क्या? श्यामनाथ जी ने इसे श्री कहकर संबोधित किया। असंभव। श्यामनाथ जी आमतौर पर सभी को छोटे कहकर संबोधित करते थे, लेकिन उन्होंने इस युवा व्यक्ति को श्री कहकर पुकारा। मूल रूप से मैं स्वयं आपसे मिलने आने वाला था, लेकिन अफसोस मुझे आपका पता नहीं था, इसलिए मुझे आपको आमंत्रित करना पड़ा, श्यामनाथ जी ने स्पष्ट किया। अब शेखर पूरी तरह से सदमे में था। तो यह आदमी सच कह रहा था। मैंने तो इसे झूठा कहा था, लेकिन यह वास्तव में श्यामनाथ जी द्वारा आमंत्रित किया गया था। ओह नहीं, मैंने खुद को मूर्ख बना दिया। अब शेखर ठंडे पसीने में डूब गया। मुझे अचानक कुछ ज़रूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। वह जल्दी से श्यामनाथ जी को नमस्ते कहकर वहां से भाग निकला। अजीब आदमी था, श्यामनाथ जी ने हंसते हुए कहा। छोड़िए उसे, आइए शतरंज खेलते हैं। श्यामनाथ जी ने खुद ही शतरंज की बिसात बिछाई। सिस्टम अपडेट, अर्जुन कपूर ने नया बूस्ट प्राप्त किया। डिंग, श्यामनाथ जी को शतरंज सिखाने का कार्य पूर्ण हुआ। बधाई हो, आपको 7 पॉइंट एम्प्लीफिकेशन और 143 अनुभव अंक मिले। अर्जुन कपूर ने सिस्टम चेक किया। सिस्टम स्तर लेवल 2 158600। वाह, अब तो सिस्टम बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है। अर्जुन ने पहले बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस को बढ़ाने का फैसला किया। बुद्धिमत्ता में 7 पॉइंट्स का इजाफा, अब बुद्धिमत्ता 75 पॉइंट्स। वाह, मेरा दिमाग अब और भी तेज हो गया है। अब अर्जुन को महसूस हुआ कि उनका शतरंज कौशल भी बेहतर हो गया है। अगले दिन कपूर परिवार की विनाशकारी सुबह। अगली सुबह बुजुर्ग कपूर को एक फ़ोन कॉल मिला। ये हैदराबाद रेड्डी परिवार के प्रभु रेड्डी का कॉल था। तुमने अभी तक अर्जुन कपूर को नष्ट क्यों नहीं किया? रेड्डी परिवार का सम्मान खतरे में है, तुम्हारे पास बस 1 सप्ताह बचा है। बुजुर्ग कपूर ने डरते डरते कहा, हम एक बड़ी योजना बना रहे हैं, बस थोड़ा और समय दीजिए। तुम्हारे पास बस 1 सप्ताह है। अगर तुम इसे नहीं निपटाते तो मैं खुद अर्जुन कपूर को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि बुजुर्ग कपूर अपनी योजना पूरी कर पाते, अर्जुन कपूर ने हमला कर दिया। आज ही कार्रवाई शुरू करो, अर्जुन कपूर ने अपने लोगों को आदेश दिया। फायर आज कपूर कैपिटल ग्रुप इतिहास बन जाएगा। रॉकेट फायर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगला अध्याय, कपूर परिवार का पतन शुरू। अध्याय 132। हमला पूरी तरह सफल रहा, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। कुछ ही मिनटों में कपूर कैपिटल ग्रुप और उसके द्वारा निवेश किए गए सभी उद्योगों पर हमला हुआ। इसके अलावा कपूर कैपिटल ग्रुप के बाकी निवेशित प्रोजेक्ट्स में भी एक के बाद एक समस्याएं खड़ी हो गईं। मूल रूप से कपूर कैपिटल ग्रुप बुजुर्ग कपूर के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन कपूर पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अचानक हुए इस हमले ने कपूर कैपिटल ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी तरह से चौंका दिया। कुछ ही समय में कपूर कैपिटल ग्रुप में अफरा तफरी मच गई।
सिस्टम से आई बड़ी खुशखबरी। आज सिस्टम का इनाम समय से पहले ही आ गया। डिंग, 28वें दिन के अलगाव का इनाम कोलकाता प्रांत के एक बड़े समूह जिंगमिंग ओशन ग्रुप के 8% शेयर, जिससे अर्जुन कपूर इस कंपनी के चौथे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। शेयर क्रय अनुबंध आपके विला में रखा गया है, कृपया जांच करें। जिंगमिंग ओशन ग्रुप, समुद्री व्यापार का विशालकाय। जिंगमिंग ओशन ग्रुप कोलकाता प्रांत की एक प्रसिद्ध कंपनी थी जिसकी बाजार में मजबूत पकड़ थी। इसकी कुल बाजार कीमत 60 रुपये बिलियन थी और 8% शेयरों का मूल्य लगभग 4 रुपये और 80 पैसे बिलियन था। इसका मुख्य कारोबार समुद्री व्यापार और शिपिंग में था और यह कोलकाता प्रांत में शीर्ष 3 कंपनियों में गिनी जाती थी। यह इनाम बेहतरीन है, अर्जुन कपूर ने संतोषपूर्वक सोचा। इसकी एक वजह तो जिंगमिंग ओशन ग्रुप के मूल्यवान शेयर थे, लेकिन दूसरी और भी बड़ी वजह थी कपूर परिवार की समुद्री कंपनी कपूर ओशन शिपिंग कंपनी। हालांकि कपूर ओशन शिपिंग कंपनी मुंबई में ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कोलकाता प्रांत की जिंगमिंग ओशन ग्रुप के सामने वह सिर्फ एक छोटी कंपनी थी। अब अर्जुन कपूर सिर्फ चौथे सबसे बड़े शेयरधारक थे, लेकिन जब वह सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे तब मैं जिंगमिंग ओशन ग्रुप की शक्ति का उपयोग कर कपूर परिवार की समुद्री कंपनी को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। अगर कपूर कैपिटल ग्रुप और कपूर ओशन शिपिंग कंपनी दोनों बर्बाद हो गए तो कपूर परिवार की कुल संपत्ति आधी से ज़्यादा खत्म हो जाएगी। सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के लिए प्रतिभाओं की भर्ती। इस दौरान अर्जुन कपूर ने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सॉफ्टवेयर खरीद तो लिया था, लेकिन अकेले ये 10 रुपये बिलियन का मुनाफा कमा पाना संभव नहीं था। उन्होंने अपनी कंपनियों से कुछ लोगों को अस्थायी रूप से काम पर लगा दिया, लेकिन वे सभी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे। अगर सॉफ्टवेयर को बाहरी लोगों के हवाले किया जाता तो मुनाफे में कटौती का खतरा रहता। तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती में समस्या। सर, हमने काफ़ी लोगों की भर्ती की है, लेकिन हमें कोई शीर्ष स्तर का सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ नहीं मिल रहा। ऐसे लोग बहुत मूल्यवान होते हैं और कंपनियां उन्हें आसानी से छोड़ने नहीं देती। आपके संपर्क बहुत बड़े हैं, क्या आपको कोई रास्ता सूझता है? क्या वनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप मदद करेगा? अर्जुन कपूर ने गहराई से सोचा। उन्हें याद आया कि उन्होंने पहले वनहेग सॉफ्टवेयर ग्रुप के मालिक से मुलाकात की थी, लेकिन उनके और वनहेग ग्रुप के बीच अच्छे संबंध थे और अर्जुन उन्हें सीधा टैलेंट चुराने के लिए नहीं कह सकते थे। ये प्रतिस्पर्धा का मामला था और उन्हें इस बारे में एक रणनीति बनानी होगी। श्यामनाथ शर्मा का निमंत्रण। दोपहर का भोजन। दोपहर में श्यामनाथ शर्मा ने अर्जुन कपूर को बुलाया। उन्होंने हाल ही में हाई प्रोफाइल स्टेट क्लास शेफ को हायर किया था जो हुआयांग व्यंजन में निपुण था। अर्जुन जी, आज दोपहर मेरे साथ भोजन कीजिए। बिल्कुल श्यामनाथ जी, मैं आता हूँ। अर्जुन को दोपहर में क्या खाना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इस हाई क्लास शेफ के हाथ का खाना आजमाया जाए। दोपहर 12:30 बजे श्यामनाथ शर्मा का घर। जैसे ही अर्जुन कपूर बैठे, स्टेट क्लास शेफ ने व्यंजन परोसने शुरू किए। इसी बीच एक पतला दुबला व्यक्ति अंदर आया। ये सोहम शर्मा है, मेरे सबसे छोटे बेटे। श्यामनाथ शर्मा ने परिचय कराया। शराब लेकर आओ। सोहम, वाइन सेलर से 70 साल पुरानी माओताई की एक बोतल लाओ, हमें अर्जुन जी की मेहमान नवाजी करनी है। 70 साल पुरानी माओताई। सोहम शर्मा पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके पिता इतनी कीमती शराब सिर्फ इस युवा व्यक्ति के लिए खोल रहे थे। उनके वाइन सेलर में इस शराब की सिर्फ कुछ ही बोतलें थीं। यहाँ तक कि जब सोहम शर्मा ने खुद इसे पीने की अनुमति मांगी थी, तब भी श्यामनाथ शर्मा ने मना कर दिया था। कौन है ये लड़का? उसे लगा कि अर्जुन कपूर को इतनी इज्जत देना गलत था, लेकिन वह मना नहीं कर सकता था। व्यापार कार्ड एक झटका। जैसे ही भोजन शुरू हुआ, श्यामनाथ शर्मा ने पूछा, अर्जुन जी, मैं कभी आपके घर आऊं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं पाम मीडोज विला में रहता हूं। ये रहा मेरा व्यापार कार्ड। अर्जुन कपूर ने शांति से कहा और एक बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाया। धन्यवाद। श्यामनाथ शर्मा ने कार्ड लिया। सोहम शर्मा ने भी झांक कर देखा। अगले ही पल सोहम शर्मा का दिमाग सुन्न हो गया। असंभव, यह आदमी। उसके हाथ से गिलास गिरने ही वाला था। मैंने इसे कम आंका। यह आदमी कितना बड़ा नाम है। अध्याय 133। बुजुर्ग गुस्से में मेज पर गिर पड़े। मेरे आंखें धोखा तो नहीं खा रही। क्योंकि सोहम शर्मा थोड़ी दूरी पर बैठे थे, उन्हें श्यामनाथ शर्मा के पास रखे बिजनेस कार्ड का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा था, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। पाटेक फिलिप के शेयरधारक। सोहम ने अपनी आंखें जोर से झपकाईं और एक बार फिर उस बिजनेस कार्ड को ध्यान से देखा। लेकिन पहली चीज जो उन्होंने फिर से देखी वो वही शब्द थे, पाटेक फिलिप के शेयरधारक। क्षण भर में सोहम अपनी जगह से हिलने लगे। इस समय उनके हाथ में एक पाटेक फिलिप की घड़ी थी जिसकी कीमत लाखों में थी। पाटेक फिलिप उनका सबसे पसंदीदा ब्रांड था, लेकिन ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस युवा को उन्होंने हल्के में लिया था वो दरअसल इस प्रतिष्ठित कंपनी का शेयरधारक निकलेगा। मिस्टर अर्जुन, आपका पाटेक फिलिप में क्या पद है? सोहम ने अविश्वास से पूछा।
कुछ खास नहीं, फिलहाल मैं बस पाटेक फिलिप का पहला उपाध्यक्ष हूँ। अर्जुन ने हल्के से जवाब दिया। उन्हें इस बात पर घमंड करने की जरूरत ही नहीं थी, आखिर वो अभी अध्यक्ष नहीं थे। पाटेक फिलिप के पहले उपाध्यक्ष। सोहम शर्मा को मानो बिजली का झटका लग गया। ओह माय गॉड, पाटेक फिलिप का पहला उपाध्यक्ष सिर्फ कोई मामूली पद नहीं था, अध्यक्ष के बाद ये सबसे बड़ा पद था। इसका मतलब था कि अर्जुन कपूर का इस ब्रांड में प्रभाव किसी से कम नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अर्जुन अभी इतने युवा थे। कौन जानता है, भविष्य में वो इस कंपनी के वास्तविक अध्यक्ष भी बन सकते हैं। जब सोहम ने दोबारा अर्जुन की ओर देखा तो उनकी आंखों में न केवल सम्मान था बल्कि एक तरह का भय भी। इतना ही नहीं, श्यामनाथ शर्मा भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि अर्जुन सिर्फ शतरंज के खेल में ही नहीं बल्कि असली जीवन में भी असाधारण प्रतिभा रखते हैं। लेकिन ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि अर्जुन इतने ऊंचे स्तर के होंगे। इस क्षण श्यामनाथ शर्मा के मन में अर्जुन का दर्जा और भी ऊपर चला गया। मिस्टर अर्जुन, पी लीजिए, पी लीजिए। अब तो सोहम का पूरा रवैया ही बदल चुका था। बिना किसी निर्देश के उन्होंने अर्जुन के लिए खुद वाइन डाल दी। मिस्टर अर्जुन, आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई बात है? अगर हो सके तो मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। जल्द ही सोहम ने अर्जुन का भरोसा जीतने के लिए अवसर खोज लिया। ओह, हाल ही में मैं कुछ बेहतरीन सॉफ्टवेयर तकनीकी विशेषज्ञों को भर्ती करना चाहता हूं, लेकिन कोई उपयुक्त स्रोत नहीं मिल रहा। अर्जुन ने सहजता से कहा। सॉफ्टवेयर तकनीकी विशेषज्ञ? सोहम ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, क्या संयोग है मिस्टर अर्जुन। मैं एक सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ तारक सिन्हा को जानता हूं, जो MIT से PhD हैं और इस उद्योग में लगभग 10 वर्षों से हैं। वे बेहद कुशल व्यक्ति हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका अपने मौजूदा कंपनी के मालिक से झगड़ा हुआ है और वो जल्द ही नौकरी छोड़ने वाले हैं। मैं मिस्टर अर्जुन के लिए व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलूंगा और उन्हें आपके पास 3 दिनों के भीतर ले आऊंगा। और क्योंकि तारक सिन्हा अपने क्षेत्र में एक बड़े नाम हैं, तो उनके साथ कई अन्य तकनीकी विशेषज्ञ भी आ सकते हैं। इससे आपको शीर्ष सॉफ्टवेयर प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सोहम पूरे आत्मविश्वास से बोले। बहुत बहुत धन्यवाद, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण भोजन के दौरान ही यह समस्या हल हो जाएगी। ये तो सच में एक सफल लंच था। और हाँ, राज्य स्तरीय शेफ द्वारा बनाए गए हुआयांग व्यंजन सच में लाजवाब थे। मिस्टर अर्जुन, आप बहुत विनम्र हैं। आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है, सोहम ने चापलूसी करते हुए कहा। श्रीवर्धन ग्रुप पर हमला जारी था। दोपहर में श्रीवर्धन ग्रुप पर किया गया हमला धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा था। दूसरी ओर जयंत कपूर, जो श्रीवर्धन ग्रुप के अध्यक्ष थे, अब इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे और बुजुर्ग कपूर को मदद के लिए बुलाया। क्या? बुजुर्ग कपूर यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। वो तो अर्जुन के खिलाफ एक बड़ा प्लान बना रहे थे, लेकिन अचानक उनके परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति श्रीवर्धन ग्रुप ही खतरे में आ गया था। यदि श्रीवर्धन ग्रुप दिवालिया हो जाता है तो हमारी सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। पिताजी, कंपनी अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। कृपया परिवार की पूरी शक्ति लगाए, जयंत कपूर ने विनती की। आखिर यह हुआ कैसे? बुजुर्ग कपूर ने गुस्से में पूछा। जयंत कपूर ने स्थिति की पूरी जानकारी दी। तुम क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और तुम इसे संभाल भी नहीं पाए। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना अयोग्य और निकम्मा निकलेगा। बुजुर्ग कपूर अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे थे। स्थिति को संभालने की कोशिश करो। मैं परिवार की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर इसे बचाने की कोशिश करता हूं। बुजुर्ग कपूर ने तुरंत काम पर लगने का आदेश दिया। श्रीवर्धन ग्रुप की स्थिति संकट में थी, लेकिन कपूर परिवार के पास अभी भी बहुत संसाधन थे। बुजुर्ग कपूर को पूरा विश्वास था कि वह कंपनी को बचा लेंगे। धीरे धीरे श्रीवर्धन ग्रुप के डूबते जहाज को थोड़ा सहारा मिला। स्थिति थोड़ी स्थिर होने लगी। समय बीतता गया और शाम तक श्रीवर्धन ग्रुप कुछ हद तक उबर चुका था। हाँ, बच गए, बुजुर्ग कपूर ने राहत की सांस ली। पिताजी, कंपनी को पूरी तरह से बचाने के लिए अभी कम से कम 1 अरब रुपये की जरूरत होगी। जयंत कपूर बोले। ठीक है, मैं अगले 2 घंटों में 1 अरब रुपये की व्यवस्था करता हूँ। बुजुर्ग कपूर बोले। अगर 1 अरब की व्यवस्था हो जाती तो श्रीवर्धन ग्रुप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता। लेकिन जब बुजुर्ग कपूर ने ये राहत की सांस ली थी, उसी समय अर्जुन को इस पूरी स्थिति की जानकारी मिल चुकी थी। ये सब अर्जुन की योजना के अनुसार ही हो रहा था। वो जानते थे कि हाल ही में उन्होंने स्वाद ग्रुप को खरीदा है और अब वह सीधे श्रीवर्धन ग्रुप पर हमला कर रहे हैं। इतने बड़े उद्योग को एक झटके में गिराना इतना आसान नहीं था। लेकिन बुजुर्ग कपूर को यह नहीं पता था कि असली आघात अभी बाकी था। अर्जुन ने अपनी प्रणाली को खोला और उस प्राथमिक दिवालियापन कार्ड को देखा जो उन्हें पहले ही मिल चुका था। अब समय आ गया था इसे इस्तेमाल करने का। अध्याय 134। पहली बार, दूसरी बार। सोचते हुए अर्जुन ने सीधे प्राथमिक दिवालियापन कार्ड के उपयोग करें विकल्प पर क्लिक कर दिया।
कृपया उस कंपनी या उद्योग का नाम दर्ज करें जिसके लिए प्राथमिक दिवालियापन कार्ड सक्रिय किया जाना है। सिस्टम ने एक संकेत दिया। कपूर कैपिटल ग्रुप। अर्जुन ने बहुत ध्यान से नाम दर्ज किया। प्राथमिक दिवालियापन कार्ड सक्रिय हो रहा है। डिंग। प्राथमिक दिवालियापन कार्ड सफलतापूर्वक सक्रिय। कपूर कैपिटल ग्रुप को 200 करोड़ रुपए का नुकसान। कुछ सेकंड बाद ही सिस्टम ने संकेत दिया कि प्राथमिक दिवालियापन कार्ड सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। कपूर कैपिटल ग्रुप का संकट। दूसरी ओर कपूर कैपिटल ग्रुप के अध्यक्ष कार्यालय में बुजुर्ग कपूर, जयंत कपूर और अन्य उच्च अधिकारियों ने अभी अभी राहत की सांस ली थी। वे सभी एक कप चाय लेकर आराम करने का विचार कर रहे थे। आखिर वे पिछले कुछ घंटों से लगातार इस संकट से निपटने में जुटे हुए थे। लेकिन तभी एक भयानक खबर आई। बुरी खबर, अध्यक्ष महोदय, कंपनी दिवालिया हो गई। कंपनी के उपाध्यक्ष ने हड़बड़ाते हुए कार्यालय का दरवाजा खोला और अंदर दौड़ते हुए आया। पफ पफ। बुजुर्ग कपूर ने अभी अभी चाय का घूंट लिया था, लेकिन इस खबर को सुनते ही उन्होंने पूरा चाय बाहर उगल दिया। तुमने क्या कहा? बुजुर्ग कपूर झटके से उठ खड़े हुए। कंपनी दिवालिया हो गई? ये कैसे संभव है? अभी कुछ ही देर पहले तो स्थिति नियंत्रण में थी। जयंत कपूर भी दंग रह गए। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी कंपनी पर किसी रहस्यमयी फंड से हमला हुआ और एक ही झटके में 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कंपनी के उपाध्यक्ष ने निराशा से जवाब दिया। यह असंभव है। कुछ ही मिनटों में इतनी बड़ी रकम कैसे गायब हो सकती है? जयंत कपूर के लिए यह समझना कठिन था। अभी कुछ मिनट पहले तक तो वे कंपनी बचाने की खुशी मना रहे थे और अब 5 मिनट में कंपनी दिवालिया हो गई। अध्यक्ष महोदय, हमें नहीं पता कि यह हमला किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी समूह से हुआ या फिर किसी अन्य स्रोत से, लेकिन 200 करोड़ रुपए कुछ ही क्षणों में गायब हो गए। कंपनी के उपाध्यक्ष ने मजबूरी में कहा। बुजुर्ग कपूर की हताशा। एक पल में बुजुर्ग कपूर का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। 5 मिनट पहले उन्होंने खुद कहा था, भगवान हमारे कपूर परिवार पर कृपा कर रहे हैं, हमारी कंपनी बच गई है। लेकिन 5 मिनट बाद कंपनी पूरी तरह से तबाह हो गई। ये भगवान की कृपा नहीं, ये तो एक श्राप है। पहले हमें उम्मीद दी, फिर एक झटके में हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब हमारे पास 200 करोड़ रुपए का कार्यशील पूंजी है, क्या अभी भी बचाव का कोई तरीका है? जयंत कपूर ने हताशा में पूछा। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। कंपनी के उपाध्यक्ष ने निराशा से सिर हिला दिया। आखिर यह किया किसने? कौन है जो हमारे कपूर परिवार के पीछे पड़ा है और हमें पूरी तरह तबाह करना चाहता है? बुजुर्ग कपूर गुस्से में दहाड़े। कपूर परिवार के मुख्य स्तंभ कपूर कैपिटल ग्रुप का पतन उनके लिए एक गहरा आघात था। जो बड़ा हमला अर्जुन के खिलाफ करने की योजना बना रहे थे, वो हमला शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। अर्जुन का नाम सामने आता है। अचानक जयंत कपूर के दिमाग में एक युवा चेहरा उभर आया। उन्होंने धीरे से कहा, पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि यह भी उसी नालायक अर्जुन कपूर का किया धरा है? नहीं, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। बुजुर्ग कपूर ने जोर से इनकार कर दिया। अर्जुन कपूर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? अब तक बुजुर्ग कपूर अभी भी अर्जुन को एक नाकाबिल, औसत दर्जे का युवक मानते थे। यह उनके अहंकार की वजह से था। जाओ, पता करो, ये किसका किया धरा है? बुजुर्ग कपूर ने आदेश दिया। कुछ मिनटों बाद कंपनी का उपाध्यक्ष घबराते हुए वापस लौटा। तो क्या पता चला? जयंत कपूर ने उतावलेपन से पूछा। उपाध्यक्ष थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हालांकि हमें ये पता नहीं चला कि 200 करोड़ रुपए का घातक हमला किसने किया, लेकिन शुरुआती हमले की जांच में पता चला कि इसे करने वाला अर्जुन कपूर था। बुजुर्ग कपूर को झटका लगता है। वो नालायक। बुजुर्ग कपूर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उनका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ गया और अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे गुस्से के मारे बेहोश हो गए। पिता जी, दादाजी। जयंत कपूर और अन्य लोग जल्दी से बुजुर्ग कपूर को संभालने दौड़े। कई मिनटों के बाद बुजुर्ग कपूर को होश आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके मुंह से पहला शब्द निकला, अर्जुन कपूर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन कपूर का आरामदायक जीवन। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपनी कोठी में बिल्कुल आराम से बैठे थे। वो ईशा पटेल और दिया पटेल के साथ हॉटपॉट का मजा ले रहे थे। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन कपूर कपूर परिवार के खिलाफ व्यस्त थे, इसलिए स्वाद ग्रुप की जिम्मेदारी ईशा पटेल को सौंप दी थी। अब ईशा पटेल की मैनेजमेंट स्किल्स के चलते स्वाद ग्रुप पूरी तरह से सुधर चुका था और मुनाफे में वापस लौट आया था। अगर कोई और कंपनी होती तो इसे ठीक करने में महीनों लग जाते, लेकिन ईशा पटेल ने सिर्फ 4 दिनों में ये कर दिखाया। इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की ईशा, अर्जुन ने दिल से कहा। इसके बाद उन्होंने ईशा पटेल को एक खूबसूरत पाटेक फिलिप की घड़ी उपहार में दी, जिसे उन्होंने पहले से तैयार किया था। आखिरकार अब वो स्वाद ग्रुप के मालिक थे और कंपनी को पटरी पर लाने में ईशा पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। ईशा पटेल ने जब उपहार खोला तो उनकी आंखें चमक उठीं। धन्यवाद। ईशा पटेल ने घड़ी पहनी और तुरंत उसे पसंद करने लगीं।
ओहो, आप दोनों एक सिंगल लड़की के सामने इतना प्यार जताकर उसे परेशान कर रहे हो। दिया पटेल ने मजाकिया अंदाज में कहा। वैसे अर्जुन, क्या आपको पता है कि दीदी को सबसे अच्छा उपहार क्या लगेगा? दिया पटेल ने रहस्यमयी अंदाज में पूछा। क्या? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। आप, अर्जुन, दिया पटेल ने अचानक ये कहकर हंसते हुए भाग ली। ईशा पटेल का चेहरा लाल पड़ गया और वो दिया को पकड़ने दौड़ी। अर्जुन कपूर ने बस मुस्कुराते हुए ये नज़ारा देखा। अध्याय 135। दोनों पक्षों की तैयारी जारी थी। करण मल्होत्रा की योजना अच्छी थी, लेकिन उसके सामने एक समस्या थी, उसे एक साझेदार की आवश्यकता थी। और यह साझेदार बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसे इसे सावधानीपूर्वक चुनना था। अर्जुन कपूर को मिला एक अप्रत्याशित निमंत्रण। उसी रात अर्जुन कपूर को फैतेक ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन से एक कॉल आया। सर, मुंबई विश्वविद्यालय ने हमें आमंत्रित किया है। वे चाहते हैं कि आप एक व्याख्यान दें और छात्रों को अपनी सफलता का अनुभव साझा करें। मुंबई विश्वविद्यालय? अर्जुन हैरान रह गया। क्या ये वही विश्वविद्यालय नहीं था जहां वह खुद पढ़ता था? अर्जुन को कुछ याद आया। हाल ही में विश्वविद्यालय ने कई सफल व्यक्तियों को छात्रों को प्रेरित करने के लिए बुलाया था। कुछ अमीर और प्रसिद्ध लोगों को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका था। मुझे नहीं लगा था कि वे मुझे भी बुलाएंगे। तभी सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, मिशन जारी, मुंबई विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दें। समय सीमा 24 घंटे के भीतर पूरा करें। पुरस्कार, कियानशिंग नीलामी कंपनी के 10% शेयर, जिससे आप कियानशिंग नीलामी कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे। अनुभव अंक 152। ये देख अर्जुन की नींद उड़ गई। क्या? कियानशिंग नीलामी कंपनी का बाजार मूल्य 35 से 40 बिलियन के बीच है। कंपनी के 10% शेयरों की न्यूनतम कीमत 3.5 बिलियन से 4 बिलियन तक थी। सिर्फ एक व्याख्यान देने पर कम से कम 3 से 4 बिलियन रुपये का लाभ। ये तो मुफ्त में पैसे कमाने जैसा है। अर्जुन ने तुरंत निमंत्रण स्वीकार किया। व्याख्यान कब और कितने समय के लिए है? अर्जुन ने पूछा। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक, कुल 1 घंटा। ठीक है, उन्हें बता दो कि मैं सहमत हूँ। समझ गया, सर। मुंबई विश्वविद्यालय में हलचल। अगली सुबह 10:20 बजे मुंबई विश्वविद्यालय के एक विशाल सभागार में सैकड़ों छात्र एकत्र हो चुके थे। छात्रों को पता चला था कि आज फैतेक ग्रुप के अध्यक्ष उनके बीच भाषण देने वाले थे। फैतेक ग्रुप एक $10 बिलियन की कंपनी थी और इसके अध्यक्ष की संपत्ति कम से कम 20-30 बिलियन थी। इन छात्रों के लिए 200-300 मिलियन की संपत्ति वाले व्यक्ति भी बड़े उद्योगपति माने जाते थे। अब 10 बिलियन की कंपनी का मालिक खुद व्याख्यान देने आ रहा था। सिमरन शर्मा और नेहा गुप्ता भी पहुंची। सभागार के बाहर सिमरन शर्मा, अर्जुन कपूर की पूर्व प्रेमिका, और उसकी सहेली नेहा गुप्ता भी पहुंची। नेहा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सिमरन ने अजीब भाव से पूछा। सिमरन, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही हो। तुम्हें अर्जुन कपूर को भूल जाना चाहिए। वह कोई खास नहीं है। सिमरन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और वैसे भी उसके पास 500 मिलियन भी हों तो क्या फ़र्क पड़ता है? वह असली अमीर लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वह बेवकूफ़ निकला। 300 मिलियन से ज़्यादा की कीमत की बाइक खरीद ली। अब भुगते। नेहा मुस्कराई और बोली, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कुछ खास दिखाने लाई हूँ। क्या? आज यहाँ एक बहुत खास व्याख्यान हो रहा है। कौन सा? फैतेक ग्रुप के अध्यक्ष खुद भाषण देने आ रहे हैं। उनके पास 10 बिलियन की कंपनी है और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 200-300 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है। क्या? 10 बिलियन की कंपनी का मालिक? सिमरन शर्मा तुरंत उत्साहित हो गई। नेहा को कुछ कहने का मौका दिए बिना सिमरन उसे घसीटकर सभागार के अंदर ले गई और सबसे आगे की सीट पर बैठ गई। व्याख्यान शुरू हुआ और मंच पर अर्जुन कपूर आया। सुबह 10:30 बजे सबकी निगाहें मंच की ओर थीं। तभी एक युवा आदमी मंच पर पहुंचा और माइक पकड़ लिया। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन कपूर था। सिमरन और नेहा को झटका लगा। अर्जुन कपूर, तुम मंच पर क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, यहाँ फैतेक ग्रुप के अध्यक्ष को भाषण देना है। सिमरन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अर्जुन मुस्कुराया। क्या वाकई? लेकिन मैं ही फैतेक ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। क्या मुझे यहाँ खड़े होने का अधिकार नहीं? क्या? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फैतेक ग्रुप के अध्यक्ष, ये सच हो सकता है क्या? विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष ने सच्चाई बताई। सभी को झटका तब लगा जब विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष मंच पर आए और घोषणा की, अब हम फैतेक ग्रुप के अध्यक्ष और हमारे विश्वविद्यालय के छात्र अर्जुन कपूर का स्वागत करते हैं। सिमरन शर्मा की हालत खराब। सिमरन के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। फैतेक ग्रुप के अध्यक्ष अर्जुन कपूर। सिर्फ 20 दिन पहले उसने अर्जुन से रिश्ता तोड़ा था, ये सोचकर कि वह गरीब हो जाएगा। अब वह 10 बिलियन की कंपनी का मालिक बन चुका था। ये कैसे संभव है? उसके चेहरे पर जलन होने लगी, मानो किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। अर्जुन का व्याख्यान और सिस्टम का इनाम। अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना व्याख्यान दिया।
उसे बड़े लोगों के सामने बोलने की आदत थी, तो छात्रों के बीच बोलना उसके लिए आसान था। 11:30 बजे भाषण खत्म हुआ और तभी सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, मिशन पूरा। क्यानशिंग नीलामी कंपनी के 10% शेयर प्राप्त हुए, अब कुल 20% के मालिक। अनुभव अंक 152। अब अर्जुन क्यानशिंग नीलामी कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन चुका था। व्याख्यान के बाद एक और धमाकेदार खबर। व्याख्यान खत्म करने के बाद अर्जुन जैसे ही बाहर निकला, उसे एक और फ़ोन कॉल मिला। सर, आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब क्या धमाका होने वाला है? अध्याय 136। कंपनी तेजी से मुनाफा कमाने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। सोहम शर्मा ने कल जिस शीर्ष सॉफ्टवेयर प्रतिभा तारक सिन्हा के बारे में बताया था, वह अब अर्जुन कपूर से मिलने आ चुका था। दोनों के बीच अनुबंध को लेकर चर्चा हो रही थी और समझौता लगभग तय हो चुका था। अर्जुन को इस बात से बेहद संतुष्टि मिली कि उसने अपनी कंपनी के लिए शीर्ष स्तर की तकनीकी प्रतिभा को अपने पाले में कर लिया। अब जब एक शीर्ष सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, तो उसका ऐप जल्द ही लॉन्च होकर मुनाफा कमाने लगेगा। सॉफ्टवेयर कंपनी का विस्तार। अर्जुन के सॉफ्टवेयर स्टार्टअप की टीम ने उसे कॉल किया और बताया कि तारक सिन्हा को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अर्जुन ने उनसे कहा कि वह दोपहर में कंपनी आकर खुद सब कुछ देखेगा। अभी के लिए अर्जुन की सॉफ्टवेयर कंपनी स्वाद ग्रुप के पहले तल पर स्थित एक कार्यालय में काम कर रही थी। यम ब्रांड्स स्वाद ग्रुप में हाल ही में छटनी के कारण कई कार्यालय खाली हो गए थे, जिससे अर्जुन की कंपनी को अस्थायी रूप से काम करने के लिए उपयुक्त स्थान मिल गया। जब कंपनी पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, तो वे किसी स्थायी कार्यालय में शिफ्ट हो जाएंगे। फ़ोन कॉल खत्म होते ही अर्जुन दोपहर के खाने के लिए निकलने ही वाला था कि सिमरन शर्मा ने अर्जुन को रोका। अर्जुन, रुको। अचानक सिमरन शर्मा दौड़कर आए और उसके सामने खड़ी हो गई। वो, अर्जुन, पहले मेरी गलती थी, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? सिमरन ने हिचकिचाते हुए कहा। इस समय वह खुद को कोस रही थी। वह फिर से अर्जुन कपूर की प्रेमिका बनना चाहती थी, ताकि वह 10 बिलियन की कंपनी के मालिक की पत्नी बनने का सपना फिर से देख सके। लेकिन अर्जुन ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सिमरन शर्मा का अहंकार टूट गया। अर्जुन को अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देते देख सिमरन शर्मा का आत्मसम्मान आहत हुआ। अर्जुन, तुम खुद को समझते क्या हो? सिर्फ 10 बिलियन की कंपनी के मालिक हो और तुम्हारी कुल संपत्ति मुश्किल से 20-30 बिलियन ही होगी। इसमें इतना घमंड करने वाली क्या बात है? सिमरन का चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो गया। अगर अर्जुन की संपत्ति कुछ 100 बिलियन होती, तो वह खुद को अपमानित होते हुए भी उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती। लेकिन 20-30 बिलियन की संपत्ति के लिए वह अपनी इज्जत नहीं खोना चाहती थी। देख लेना, इस हफ्ते के अंत में मेरे एक दोस्त के जरिए मुझे मुंबई के शीर्ष 3 व्यापारिक घरानों के अमीर वारिसों से मिलने का मौका मिलेगा। उनके सामने अर्जुन कपूर कुछ भी नहीं। सिमरन ने खुद को समझाया और गहरी सांस ली। सिस्टम से आया एक और इनाम। जैसे ही अर्जुन ने शिक्षण भवन से बाहर कदम रखा, आज का इनाम आ गया। डिंग, 29वें दिन के अलगाव का इनाम शीर्ष विधि फर्म यूएशिंग लॉ फर्म का 100% स्वामित्व। इसका अधिग्रहण अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में रखा गया है, कृपया जांच करें। यूएशिंग लॉ फर्म। अर्जुन इस इनाम को देखकर थोड़ा चौंक गया। उसने पहले कभी इस लॉ फर्म का नाम नहीं सुना था, इसलिए उसने तुरंत इसकी जानकारी निकाली। जैसे ही उसने फर्म की पूरी जानकारी देखी, उसका उत्साह और बढ़ गया। यूएशिंग लॉ फर्म एक शक्तिशाली कानूनी संस्था। यूएशिंग लॉ फर्म सिर्फ कोलकाता प्रांत में ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी। इस फर्म के पास कई शीर्ष वकील थे, जिनकी जीत की दर अत्यधिक ऊंची थी। आज का इनाम तो कमाल का है। अर्जुन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। कानूनी फर्म का महत्व। बिजनेस बढ़ने के साथ साथ कई कानूनी विवाद उत्पन्न होंगे। एक शीर्ष कानूनी फर्म का मालिक होने से अर्जुन को ऐसे मामलों में बड़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा यदि कभी ज़रूरत पड़ी, तो यूएशिंग लॉ फर्म प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार साबित हो सकती थी। एक सफल दिन। सुबह से अब तक क्यानशिंग नीलामी कंपनी के 10% शेयर प्राप्त हुए। यूएशिंग लॉ फर्म का पूर्ण स्वामित्व मिल गया। एक शीर्ष सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ को टीम में शामिल किया। आज का दिन वाकई में शानदार रहा। दोपहर का भोजन और सॉफ्टवेयर कंपनी का दौरा। अर्जुन ने दोपहर के भोजन में ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, जंगली काले अबालोन और ब्लैक ट्रफल्स का आनंद लिया। फिर वह अपने सॉफ्टवेयर स्टार्टअप की प्रगति देखने के लिए यम ग्रुप के ऑफिस पहुंचा। तारक सिन्हा के साथ समझौता पक्का। अर्जुन और तारक सिन्हा की पहली मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। तारक ईमानदार और पेशेवर लगा, जो कि अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जल्द ही अर्जुन के उच्च वेतन के प्रस्ताव पर तारक सिन्हा ने संविदा पर हस्ताक्षर कर दिए। और प्रतिभाशाली इंजीनियरों की भर्ती। क्या तुम्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के और अनुभवी लोग जानते हैं? उन्हें हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहो। मैं इतना वादा करता हूं कि हमारे यहाँ की सैलरी अन्य कंपनियों से ज़्यादा होगी। अर्जुन ने कहा।
समझ गया सर, मैं अपने संपर्कों से सर्वश्रेष्ठ लोगों को भर्ती करने की कोशिश करूंगा। तारक सिन्हा ने सिर हिलाया। कंपनी छोड़ते ही एक अजनबी की धमकी। शाम के 5 या 6 बजे अर्जुन कार्यालय से निकलने ही वाला था कि अचानक एक अनजान आदमी गुस्से में अंदर घुसा। तुम्हारा बॉस कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। अध्याय 137। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक अनचाहा मेहमान आ धमका। उस व्यक्ति ने ऑफिस में घुसते ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हारा बॉस कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। कंपनी के कर्मचारी हैरान रह गए। यह क्या हो रहा था? कुछ ही पलों में एक भारी शरीर वाला 40 साल के आसपास का आदमी अपने 3-4 साथियों के साथ अंदर आया। तुम्हारा बॉस कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। जैसे ही उसने दोबारा चिल्लाया, तभी एक गंभीर और सख्त आवाज ऑफिस के एक खुले केबिन से आई। किसने तुम्हें मेरी कंपनी में आकर इतना हंगामा करने का हौसला दिया? सभी की नज़रों के सामने अर्जुन कपूर धीरे धीरे बाहर आए। अपनी ही कंपनी में कोई आकर इस तरह धमकाएगा, ये बात अर्जुन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मुझे खुद पर भरोसा है, भारी शरीर वाले आदमी ने अहंकार से जवाब दिया। तुमने मेरा आदमी छीन लिया और फिर मुझसे पूछते हो कि मुझे कौन सा हौसला मिला? तुम्हारा आदमी? अर्जुन ने हल्का सा भौहें चढ़ाते हुए पूछा। चिराग बंसल, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब मेरा और तुम्हारी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। मैं कहीं भी काम करूं, तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। तभी एक आवाज़ आए और अर्जुन की कंपनी के नए तकनीकी विशेषज्ञ तारक सिन्हा बाहर आए। अर्जुन अब समझ गए थे कि यह भारी शरीर वाला आदमी दरअसल चिराग बंसल था, जो कि हर्षित सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था और तारक सिन्हा का पूर्व बॉस था। चूंकि तुम्हारा और तारक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, अब वह मेरी कंपनी का कर्मचारी है और इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो क्या हुआ? उसने मेरी कंपनी छोड़ी, जिससे मेरी कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इसे लेकर कोर्ट में जाऊंगा और अगर तुमने इसे बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कंपनी पर भी केस करूंगा और तुमसे मुआवजा वसूल करूंगा। चिराग बंसल ने घमंडी लहजे में कहा। अर्जुन हंस पड़े। केस? ठीक है, ट्राई करके देख लो। तुम ये केस जीत भी नहीं सकते। कैसे नहीं जीत सकता? चिराग ने नाक चढ़ाकर कहा। मैं जोनल लॉ फर्म के सबसे मशहूर वकील मयंक चौधरी का अच्छा दोस्त हूं। अगर मैं चाहूं तो वह मेरी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मयंक चौधरी इस केस को लेता है तो मेरी जीत पक्की है। चिराग को पूरा भरोसा था कि कोई भी वकील अर्जुन का केस नहीं जीत सकता था। अच्छा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ज़बरदस्त वकील है। बढ़िया, मैं भी कुछ वकीलों को जानता हूं, देख लेते हैं किसका वकील ज़्यादा दमदार है। बिल्कुल, मैं अभी कॉल करके मयंक से बात करता हूं। चिराग ने तुरंत अपने दोस्त मयंक चौधरी को कॉल लगाया। भाई चिंता मत कर, ये केस मैं अपने हाथ में ले रहा हूं। इसे मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। मयंक चौधरी ने पूरी गारंटी के साथ जवाब दिया। वैसे उस आदमी के पास कौन सा वकील है? नाम पूछो, हो सकता है मैं उसे जानता हूं। चिराग ने अर्जुन की तरफ घूरते हुए कहा। बताओ, तुम्हारे पास कौन सा वकील है? अर्जुन ने शांत लहजे में कहा। फारूक सिंघानिया। मयंक, उसका वकील फारूक सिंघानिया है। मयंक एक पल को चुप रह गए। फारूक सिंघानिया? मयंक के माथे पर पसीना आ गया। फारूक सिंघानिया कोई साधारण वकील नहीं था, बल्कि झारखंड हाईकोर्ट का सबसे बेहतरीन वकील था। लेकिन फिर भी मयंक ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहा। चिंता मत कर, मैं इसे संभाल लूंगा। चिराग ने फिर घमंड से अर्जुन की तरफ देखा। सुन लिया, मेरा वकील फारूक से बेहतर है। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा। ओह हाँ, और वैसे सिर्फ फारूक नहीं, मेरे पास जोधराज अग्रवाल, संदीप ठाकुर और क्षितिज मेहरा भी हैं। क्या? मयंक चौधरी का चेहरा जर्द हो गया। जोधराज अग्रवाल, संदीप ठाकुर और क्षितिज मेहरा, ये तीनों भी उसके वकील हैं। चिराग ने भी यह नाम दोहराए और तुरंत मयंक से पूछा। क्या हुआ मयंक, अब तुम चुप क्यों हो? मयंक चौधरी ने कांपती आवाज में कहा। अबे, ये तो यूएशिंग लॉ फर्म के वकील हैं। अगर ये चारों उसके वकील हैं तो हम तो गया काम से। मयंक को यह एहसास हो गया कि यूएशिंग लॉ फर्म के खिलाफ लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। भाई, मुझसे मत कहो कि मैं ये केस लड़ूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी कानूनी करियर खत्म हो जाए। मयंक ने झट से फोन काट दिया। अब चिराग बंसल के चेहरे का सारा घमंड उड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भागने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त। जब तक मैं कहूं न, तुम कहीं नहीं जा सकते। चिराग बंसल का पूरा शरीर कांप उठा। अध्याय 138। अर्जुन कपूर धीरे धीरे बाहर निकला और बोला। इतनी आसानी से आए थे, अब इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो? चिराग बंसल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? चिराग ने घबराते हुए पूछा। अर्जुन ने अपने गार्ड्स को इशारा किया और कुछ ही सेकंड में कंपनी के दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ गए। इन्हें उठाओ और सबसे भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर फेंकाओ। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ आदेश दिया।
बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग अपनी इज्जत के लिए सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर चिराग को सबसे व्यस्त सड़क पर सबके सामने फेंक दिया जाए तो यह उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। चिराग तुरंत डर गया। अगर उसे इस तरह बाहर फेंका गया तो वह पूरे बिजनेस वर्ल्ड में मजाक बन जाएगा। वह मार खा लेता, लेकिन ये बेइज्जती सहन नहीं कर सकता था। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, चिराग ने जल्दी से कहा। मगर अब माफ़ी मांगने का समय नहीं था। चिराग को कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले गए। कुछ ही देर में चिराग को शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर फेंक दिया गया। वहां खड़े लोग उसे घूरने लगे, कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। चिराग अपने चेहरे को छुपाते हुए तेजी से वहां से भाग निकला। तकनीकी विशेषज्ञ की वफादारी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अर्जुन ने अपने नए भर्ती किए गए तकनीकी विशेषज्ञ तारक सिन्हा को देखा और कहा, फिक्र मत करो, तुम अब मेरे कर्मचारी हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तारक सिन्हा भावुक हो गया और बोला, श्रीमान कपूर, आपने आज मेरी जान बचाई, मैं आपका हमेशा वफादार रहूंगा। तारक ने पूरी निष्ठा के साथ सिर झुका दिया। मेहनत से काम करो, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रात में एक अहम कॉल। रात के करीब 9:30 बजे जब अर्जुन आराम कर रहा था तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन तारक सिन्हा का था। बॉस, मैंने 3 और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हायर कर लिए हैं। हालांकि वे मुझसे थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, वे आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन खुश हो गया। बहुत अच्छा काम किया, तारक सिन्हा ने आगे कहा। एक और बात, मेरा एक सीनियर है जो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं कल उससे बात करने की कोशिश करूंगा, अगर सब सही रहा तो वह भी हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकता है। बहुत बढ़िया, अगर वह तैयार हो जाए तो मुझे बताना। मेहनत से काम करो, तुम्हारी सैलरी और सुविधाओं में कटौती नहीं होगी। धन्यवाद बॉस, मैं अभी अपने सीनियर से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। साजिश का जन्म। उधर चिराग बंसल अपनी प्राइवेट विला में बैठकर शराब पी रहा था। उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वह अर्जुन को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन वह अकेले कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी नौकरानी आए और बोली, सर, बाहर कोई मिलने आया है। कौन है? मुझे किसी से नहीं मिलना, चिराग ने चिढ़ते हुए कहा। सर, वह खुद को मल्होत्रा परिवार का मुखिया बता रहे हैं। क्या? मल्होत्रा परिवार के मुखिया? चिराग तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह खुद दरवाजे की ओर बढ़ा और देखा कि करण मल्होत्रा परिवार का मुखिया, उसकी विला के बाहर खड़ा था। करण मल्होत्रा के पास अर्जुन को खत्म करने की एक योजना थी, लेकिन इसके लिए उसे एक सही पार्टनर की जरूरत थी। करण को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो अर्जुन से व्यक्तिगत रूप से नफरत करता हो और जिसे वह अपने अनुसार इस्तेमाल कर सके। जब उसे पता चला कि चिराग बंसल को अर्जुन ने बेइज्जत किया है तो उसे अपना पार्टनर मिल गया। इसलिए वह चिराग से मिलने आ गया। करण मल्होत्रा ने विला में दाखिल होते ही कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम मिलकर अर्जुन कपूर को बर्बाद करेंगे। सच में? आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक शर्त है, जो भी हम करेंगे उसमें पूरा कंट्रोल मेरा रहेगा। चिराग बंसल तुरंत तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं, मैं हर चीज़ में आपकी बात मानूंगा। करण को पहले ही उम्मीद थी कि चिराग सहमत हो जाएगा। वह बस एक मोहरा था जिसे करण अपनी चालों के लिए इस्तेमाल कर सकता था। बहुत बढ़िया, अब हम एक शानदार योजना बनाएंगे। अर्जुन के सामने एक नया खतरा। अगली सुबह जब अर्जुन तैयार होकर बाहर निकलने वाला था तभी एक काले रंग की लैंड रोवर उसकी विला के सामने रुकी। अर्जुन ने देखा कि कार से एक जाना पहचाना चेहरा निकला, विनय चौधरी। लेकिन यह वही विनय नहीं था जिसे अर्जुन पहले जानता था। अब वह बेहद थका हुआ दिख रहा था, उसका शरीर झुका हुआ था और उसकी बाहों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। ये तुम्हारी बाह को क्या हुआ? अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा। विनय ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ़ कीजिए श्रीमान कपूर, मेरी बाजू तोड़ दी गई है। अर्जुन के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। किसने किया ये? विनय ने एक गहरी सांस ली और एक नाम लिया, एक ऐसा नाम जिसने अर्जुन कपूर के भीतर क्रोध की एक नई लहर पैदा कर दी। अध्याय 139। बुजुर्ग कपूर गुस्से में थे लेकिन खुश नहीं थे। लोकेश धनराज, विनय चौधरी ने क्रोध में कहा। ये लोकेश धनराज कौन है? अर्जुन कपूर ने पूछा। सर, लोकेश धनराज पूरे मुंबई के अंडरग्राउंड नेटवर्क का सबसे बड़ा बॉस है, विनय चौधरी ने जवाब दिया। मुंबई के सभी अंडरवर्ल्ड बॉस में लोकेश धनराज सबसे ताकतवर था। वह विनय चौधरी और पहले के यान जीवबिन से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। कहा जाता था कि लोकेश धनराज के पास बहुत गहरी राजनीतिक और आपराधिक पहुंच थी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। मामला ऐसा है सर, विनय चौधरी ने समझाया, जब आपने यान जीवबिन को खत्म कर दिया था और उसकी पूरी संपत्ति मुझे सौंप दी थी, तब मैंने उन इलाकों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया।
शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर लोकेश धनराज ने जब ये देखा कि यान जियोबिन का खात्मा हो गया है, तो उसने जबरन उसका बचा हुआ इलाका अपने कब्जे में ले लिया। मैंने विरोध किया, लेकिन लोकेश धनराज की ताकत बहुत ज़्यादा थी। हाल ही में हुई एक झड़प में उसके सबसे भरोसेमंद आदमी अनिल पवार ने मेरा हाथ तोड़ दिया। हम लगातार हारते गए और अब यान जियोबिन के इलाकों में से अधिकांश लोकेश धनराज के हाथ में चले गए हैं, विनय चौधरी ने भारी आवाज में कहा। शुरू में उसने अर्जुन कपूर को परेशान नहीं करना चाहा था। आखिरकार अर्जुन ने उसे यह इलाका दिया था और अगर हर छोटी बात पर वह अर्जुन कपूर के पास जाता तो वह एक बेकार आदमी कहलाता। लेकिन लोकेश धनराज ने उसे जमीन पर पटक दिया था। मजबूरी में उसने अर्जुन कपूर से मदद मांगने का फैसला किया। तो लोकेश धनराज ने यान जियोबिन के अधिकतर इलाके छीन लिए। अर्जुन कपूर ने आंखें सनकरी कर लीं। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी, डिंग, नया कार्य जारी। लोकेश धनराज से यान जियोबिन का इलाका वापस लो और विनय चौधरी का बदला लो। समय सीमा 6 घंटे। इनाम नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 20% शेयर। अनुभव अंक 140। सिस्टम के इस कार्य को देखकर विशेष रूप से नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 20% स्वामित्व अर्जुन कपूर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पहले जब वह पहले स्तर के सिस्टम पर था तो उसे नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के सिर्फ कुछ प्रतिशत शेयर मिलते थे, लेकिन इस बार उसे सीधे 20% हिस्सेदारी मिल रही थी। यह इनाम केवल इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं था कि नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का 20% हिस्सा बेहद कीमती था, बल्कि इस हिस्सेदारी को पाने के बाद अर्जुन कपूर के पास 75% स्वामित्व हो जाएगा। अब सिर्फ 1% हिस्सा बचा था और उसके बाद अर्जुन कपूर पूरी तरह से नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का अकेला मालिक बन जाएगा। एक व्यक्ति के लिए इतने बड़े सिक्योरिटी ग्रुप का स्वामी बनना कितना शानदार एहसास होगा। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? विनय चौधरी ने जल्दी से पूछा। क्या करना है? अर्जुन कपूर मुस्कुराए। हम पलटवार करेंगे, अभी और बहुत जोरदार। सिस्टम ने उसे 6 घंटे की सीमा दी थी, इसलिए अर्जुन को तुरंत कार्रवाई करनी थी। इसके बाद अर्जुन कपूर ने तुरंत फ़ोन किया और नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की विशेष टीम और मुंबई में मौजूद बॉडीगार्ड टीम्स को बुलाया। इन लोगों के साथ इलाका वापस पाना बिल्कुल आसान होने वाला था। यान जियोबिन के सबसे महत्वपूर्ण इलाके कौन से हैं? अर्जुन कपूर ने पूछा। सबसे महत्वपूर्ण इलाका नीलकंठ प्राइवेट क्लब है, विनय चौधरी ने जवाब दिया। वैसे सर, मेरा अंदाजा है कि इस वक्त लोकेश धनराज भी नीलकंठ प्राइवेट क्लब में ही होगा। अगर लोकेश धनराज वहीं है तो और भी अच्छा। अर्जुन कपूर संतुष्ट दिखे। कुछ ही समय में अर्जुन कपूर के सभी बॉडीगार्ड्स तैयार हो गए और नीलकंठ प्राइवेट क्लब की ओर रवाना हो गए। नीलकंठ प्राइवेट क्लब, मुंबई। उधर क्लब के अंदर लोकेश धनराज और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी अनिल पवार बैठे बातचीत कर रहे थे। बॉस, आप वाकई बहुत ताकतवर हैं। कुछ ही दिनों में आपने पूरा यान जियोबिन का इलाका कब्जे में ले लिया। अनिल पवार ने चापलूसी की। हा, ये कुछ नहीं है। लोकेश धनराज ने ठहाका लगाया। विनय चौधरी एक निकम्मा आदमी है और उसका वह नया बॉस तो उससे भी बड़ा मजाक है। वे लोग मेरा मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन बॉस, सुना है कि विनय चौधरी के नए बॉस की भी अच्छी पहुंच है। क्या हमें उससे सावधान रहना चाहिए? अनिल पवार ने संदेह व्यक्त किया। हा, मुझे डरना चाहिए। मुझसे बदला लेने की बजाय उन्हें तो मेरे आगे सिर झुकाकर धन्यवाद कहना चाहिए। अगर वे लोग चुपचाप बैठे रहें तो ठीक है, वरना मैं सिर्फ यान जियोबिन का इलाका ही नहीं बल्कि खुद विनय चौधरी और उसके नए बॉस को भी खत्म कर दूंगा। तभी अचानक एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ क्लब के अंदर आया। बॉस, विनय चौधरी सैकड़ों लोगों को लेकर यहाँ पर हमला करने आ रहा है। क्या वे हमला कर रहे हैं? उनके पास कितने लोग हैं? लगभग 100 से थोड़ा अधिक। बस इतना ही, लोकेश धनराज ने हंसते हुए कहा। मेरे पास 200 से अधिक लोग हैं, दोगुने से ज़्यादा। वह मुझसे भिड़ने नहीं बल्कि मरने आया है। अगर वह मुझसे टकराना चाहता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा और इसी मौके पर उसका पूरा इलाका भी हथिया लूंगा। चलो देखते हैं कि विनय चौधरी और उसका नया बॉस कितना हिम्मती है। इसके साथ ही लोकेश धनराज और उसके आदमी भारी आत्मविश्वास के साथ क्लब से बाहर निकल गए। अध्याय 140। लोकेश धनराज अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आया और जैसे ही उसने अर्जुन कपूर को सामने खड़ा देखा, वह थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि यही विनय चौधरी के पीछे का बड़ा आदमी है। क्या तुम वही हो जिसने विनय चौधरी को समर्थन दिया? मैं सोच रहा था कि कौन होगा, लेकिन तुम तो बस एक 20 साल का लड़का निकले। हा, ये तो बहुत मज़ेदार है। विनय चौधरी किसी और को चुन सकता था, लेकिन उसने एक बच्चे को चुना। लोकेश धनराज जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन कपूर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लड़के, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, या फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर तुम्हारा एक हाथ टूट गया तो मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना।
लोकेश धनराज ने धमकी भरे लहजे में कहा। दफा हो जाओ। अर्जुन कपूर ने केवल एक शब्द में जवाब दिया। हा, तुम्हें लगता है कि सिर्फ 100 लोगों के साथ तुम मुझसे भिड़ सकते हो? लोकेश धनराज ने हाथ हिलाया और देखते ही देखते उसकी तरफ से 200 से ज्यादा लोग बाहर निकल आए और अर्जुन कपूर व उसके आदमियों को चारों तरफ से घेर लिया। देख रहे हो, मेरे पास तुमसे 2 गुने आदमी हैं। आज तुम्हारी हार पक्की है। संख्या ही सब कुछ नहीं होती, असली फर्क गुणवत्ता में होता है। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। संख्या मायने नहीं रखती। हा, ज्यादा आदमी होने का मतलब ही जीतना होता है। अब जब तुमने मेरी दया को ठुकरा दिया तो अब मुझसे कोई रहम मत मांगना। लोकेश धनराज चिल्लाया। सब के सब हमला करो। लोकेश धनराज के लोगों ने अर्जुन कपूर की सिक्योरिटी टीम पर हमला कर दिया। पूरी ताकत से लड़ो। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में आदेश दिया। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के अनुभवी बॉडीगार्ड्स तुरंत भिड़ गए। शुरू में ही अर्जुन कपूर की टीम ने भारी बढ़त हासिल कर ली। लोकेश धनराज की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई और फिर जब उसने अपने आदमियों को गिरते हुए देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये आदमी इतनी ताकतवर कैसे हैं? उसे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी उसकी टीम हारने लगी। उसके आदमी जमीन पर पड़े कराह रहे थे जबकि अर्जुन कपूर की टीम को बस हल्की फुल्की चोटें आई थीं। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसने अर्जुन कपूर की ओर देखा। अर्जुन कपूर अकेला खड़ा था। उसके पास बस विनय चौधरी थे जिनका हाथ पहले ही टूटा हुआ था। अगर हम इसे पकड़ लें तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। लोकेश धनराज ने अनिल पावर को इशारा किया और दोनों अर्जुन कपूर की तरफ दौड़ पड़े। अर्जुन सर, सावधान। विनय चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन अनिल पावर ने उन्हें पकड़ लिया। लोकेश धनराज तेजी से अर्जुन कपूर की ओर बढ़ा। पूरी उम्मीद थी कि वह उसे गिरा देगा, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, अर्जुन कपूर ने एक जबरदस्त किक मारी। धड़ाम। लोकेश धनराज जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन कपूर ने आगे बढ़कर उसकी छाती पर पैर रख दिया। लोकेश धनराज ने उठने की कोशिश की लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तुमने कहा था कि तुम मेरा हाथ तोड़ोगे, है ना? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, मैं तो बस क्रैक। अर्जुन कपूर ने अपना पैर घुमाया और लोकेश धनराज की बाजू टूट गई। आहे! लोकेश धनराज दर्द से चीख उठा। अब उसके आदमी घबरा गए और हथियार डाल दिए। अब सारे ठिकाने हमारे हवाले कर दो, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। लोकेश धनराज ने सिर हिलाया और तुरंत अपने सभी कब्जे वाले ठिकाने वापस कर दिए। तभी सिस्टम की आवाज आई। डिंग। मिशन पूरा हुआ। विनय चौधरी का बदला लेना और लोकेश धनराज से यान जियुबिन की जमीन वापस लेना। बधाई हो, आपको नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की 20% अतिरिक्त हिस्सेदारी प्राप्त हुई। बधाई हो, आपको 140 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अब अर्जुन कपूर के पास नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की 75% हिस्सेदारी थी। बॉस, क्या अब मैं जा सकता हूँ? लोकेश धनराज डरते हुए बोला। नहीं, मेरे आदमियों को चोट लगी है। तुम्हें उनके इलाज और मेहनत का मुआवजा देना होगा, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। कितना? ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 अरब। 3 अरब? लोकेश धनराज हक्का बक्का रह गया। ठीक है, मैं किसी तरह पैसों का इंतजाम करके कल भेज दूंगा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और लोकेश धनराज वहां से भाग खड़ा हुआ। अर्जुन सर, आप सच में महान हैं, विनय चौधरी ने कहा। इन लोगों को यहाँ अस्थायी तौर पर रखो और स्थिति को स्थिर करो। समझ गया, अर्जुन सर, विनय चौधरी ने पूरी श्रद्धा के साथ जवाब दिया। अर्जुन कपूर जब जाने के लिए मुड़ा तभी सिस्टम से एक और संदेश आया। डिंग। रिश्ते तोड़े जाने का 30वां दिन पूरा हुआ। पुरस्कार 5 बड़े खनिज संसाधन। अध्याय 141। सुबह की रोशनी के साथ ही अर्जुन कपूर ने आज का इनाम देखा और वह थोड़ा चौंक गया। 5 विशाल खनिज संपत्तियां। ये देखकर अर्जुन को खुशी हुई। ये सिर्फ खनिज नहीं थे बल्कि धन के अटूट स्रोत थे। जैसे जैसे इन खनिजों की खुदाई होती वैसे वैसे करोड़ों रुपये अर्जुन की जेब में आते रहते। कई बार कामकाजी पूंजी उद्योग से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। अर्जुन ने इनाम का विवरण देखा। ये 5 खदानें भारतीय खनिज समूह की थीं और अगले 12 घंटे में उनके प्रतिनिधि मुंबई आकर इनका स्वामित्व अर्जुन को सौंप देंगे। एक विशाल खदान की कीमत 800 से 900 करोड़ रुपये के बीच होती है, यानी 5 खदानों की न्यूनतम कीमत 4000 करोड़ रुपये से भी अधिक थी। आज का दिन तो शानदार जा रहा है, अर्जुन ने संतोष से सोचा। सुबह में पहले नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के 20% शेयर और अब 5 विशाल खदानों का स्वामित्व, वह आज लाखों नहीं हजारों करोड़ का मालिक बन चुका था। दूसरी ओर लोकेश धनराज को अस्पताल ले जाया गया। बॉस, हमें तुरंत सभी क्लबों से अपने लोग बुलाने चाहिए, अनिल पवार ने गुस्से में कहा। आज हमें कम लोगों की वजह से हार मिली, लेकिन अगर हम अपने 1000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लें तो उस लड़के को कुचल सकते हैं। जैसे ही उसने जाने की कोशिश की, लोकेश धनराज ने उसे रोक दिया। बेवकूफ, तुम जानते भी हो वह लड़का कौन है? लोकेश की आंखों में गहरी चमक थी। उस लड़के के सिर्फ 100 आदमी ही हमारे 200 से ज्यादा लोगों को धूल चटा गए।
सोचो, अगर हमने 1000 आदमी बुलाए और हार गए तो हमारी ताकत आधी रह जाएगी। और अगर यह मामला पुलिस तक पहुंच गया तो पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। अनिल पवार की सांसें रुक गईं। तो अब क्या करें बॉस? अभी नहीं, लेकिन बदला जरूर लूंगा। लोकेश धनराज ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर विनय चौधरी के पास अर्जुन कपूर है तो हमारे पास भी हमारे लोग हैं। दोपहर को अर्जुन को तारक सिन्हा का फोन आया। बॉस, मैंने अपने बड़े भाई विनोद यादव को बुलाया है। वह मुझसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वह आपसे मिलकर ही तय करेंगे कि वे इस कंपनी में शामिल होंगे या नहीं। क्या आप उनसे मिल सकते हैं? बिल्कुल, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। आज अर्जुन को स्वाद ग्रुप और अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी का जायजा भी लेना था। यम ग्रुप के ऑफिस में जब अर्जुन वहां पहुंचा तो तारक सिन्हा विनोद यादव को पूरी कंपनी घुमा रहे थे, लेकिन विनोद के चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। क्या हुआ भाई? तारक ने पूछा। तुमने मुझे इतनी छोटी कंपनी में बुलाया? ये तो मेरे पिछले ऑफिस का एक हिस्सा भी नहीं है, विनोद ने धीरे से कहा। उनके मन में संदेह था, ये छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी क्या कर सकती है? क्या इसका मालिक वास्तव में इतनी वित्तीय ताकत रखता है कि वह इसे बड़ा बना सके? तभी अचानक कुछ अजनबी लोग ऑफिस में दाखिल हुए। क्या यहाँ अर्जुन कपूर हैं? एक व्यक्ति ने पूछा। मैं हूँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। हम भारतीय खनिज समूह से हैं। हम आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आए हैं। ओह, आप लोग इतनी जल्दी आ गए, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 मिनट बाद अर्जुन और भारतीय खनिज समूह के प्रतिनिधियों के बीच 5 विशाल खदानों का हस्तांतरण पूरा हुआ। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, वे लोग वापस अपने विमान में लौट गए। तारक और विनोद की प्रतिक्रिया। बॉस, आपने किसका अनुबंध साइन किया? तारक ने आश्चर्य से पूछा। विनोद भी चौकन्ना होकर अर्जुन को देखने लगे। कुछ खास नहीं, मैंने बस भारतीय खनिज समूह से 5 खदानें खरीदी, अर्जुन ने सहजता से जवाब दिया। लेकिन ये सुनते ही विनोद यादव स्तब्ध रह गए। क्या 5 विशाल खनिज? उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक जो 5 खदानों का भी मालिक है? यह असंभव लग रहा था। विनोद यादव ने महसूस किया कि वह किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि एक उभरते हुए बिजनेस टाइकून से बात कर रहे थे। क्या विनोद यादव अर्जुन कपूर की कंपनी में शामिल होंगे? क्या लोकेश धनराज अर्जुन से बदला ले पाएगा? अध्याय 142। सुकेश चौधरी की कंपनी में जब अर्जुन कपूर पहुंचे तो माहौल काफ़ी औपचारिक था। सुकेश चौधरी, जो कि 50 साल से अधिक उम्र के थे लेकिन अभी भी काफ़ी मजबूत दिखते थे, बड़े आराम से सिगार पी रहे थे। उनके मुंह में सोने के दांत चमक रहे थे। बॉस, ये सागर मित्र ओशन ग्रुप का प्रतिनिधि अर्जुन कपूर हैं। स्टाफ ने अर्जुन कपूर का परिचय करवाया। सुकेश चौधरी ने अर्जुन कपूर को ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर ये देखकर कि वह अकेले आए हैं और उनके साथ कोई टीम नहीं थी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। सागर मित्र ओशन ग्रुप ने हमारी इतनी बड़ी डील को कितनी गंभीरता से लिया है, ये देखकर हंसी आती है। एक बच्चा भेज दिया जो शायद बिजनेस की ABCD भी नहीं जानता। सुकेश चौधरी मन ही मन सोचने लगे। वह पहले ही सोच रहे थे कि यह मीटिंग जल्दी खत्म करनी होगी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन कपूर ने कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें चौंका दिया। जैसे ही अर्जुन कपूर अंदर आए, उन्होंने सुकेश चौधरी से औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं समझी। न तो कोई मुस्कुराहट, न कोई चापलूसी। वह सीधा सोफे पर बैठ गए, पैर पर पैर चढ़ाया और बड़ी शांति से अपने लिए चाय डालकर पीने लगे, जैसे वह अपने ही घर में बैठे हों। ये लड़का इतना निडर कैसे हो सकता है? सुकेश चौधरी एक पल के लिए अवाक रह गए। स्टाफ ने सोचा कि अर्जुन कपूर की यह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और वह कुछ बोलने ही वाला था कि सुकेश चौधरी ने उसे रोक दिया। अर्जुन कपूर की यह बेपरवाह हरकत उनके लिए नई थी। इसी बीच अर्जुन कपूर ने बड़े इत्मीनान से चाय की चुस्की ली और फिर सीधे सुकेश चौधरी की आंखों में देखते हुए बोले, सुना है आपको नुकसान का बहुत डर रहता है। ये सुनते ही पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सुकेश चौधरी, जो कुछ सेकंड पहले तक सोच रहे थे कि अर्जुन कपूर एक नासमझ बच्चा है, अब पूरी तरह से सतर्क हो गए। तुम कहना क्या चाहते हो? सुकेश चौधरी ने थोड़ा गंभीर स्वर में पूछा। अर्जुन कपूर ने चाय का कप नीचे रखा और धीरे से बोले, आपके पास अभी समुद्री परिवहन के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन इनमें से कोई भी विकल्प आपको बिना नुकसान के गारंटी नहीं दे सकता। आपका माल कितना कीमती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप जानते हैं, समुद्री लुटेरे, मालवाहक जहाज़ों के डूबने का जोखिम, गलत मार्ग चुनने से होने वाला नुकसान, इन सब में आपका माल कितना सुरक्षित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सोच रहे हैं कि कपूर ओशन शिपिंग कंपनी या किसी और के साथ सौदा करके आप सुरक्षित रहेंगे। ये सुनकर सुकेश चौधरी ने सिगार नीचे रखा और ध्यान से अर्जुन कपूर की बात सुनने लगे। तो फिर तुम्हारे पास क्या ऑफर है? अब वह पूरी तरह से अर्जुन कपूर में रुचि लेने लगे थे। अर्जुन कपूर मुस्कुराए और बोले, एक गारंटी जो कोई और नहीं दे सकता।
अगर आप सागर मित्र ओशन ग्रुप के साथ डील करते हैं तो न सिर्फ आपका माल पूरी सुरक्षा के साथ सही जगह पहुंचेगा, बल्कि किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उसकी भरपाई की गारंटी मैं खुद दूंगा। और सबसे मज़ेदार बात, आप मेरे बारे में जितना सोच रहे हैं मैं उससे कहीं अधिक जानता हूँ। आपने सोचा था मैं सिर्फ एक नया आदमी हूँ, लेकिन असल में मैं वो इंसान हूँ जिसे बड़े बड़े व्यापारियों ने खुद चुनकर बुलाया है। सुकेश चौधरी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उन्हें अब तक कई बड़ी कंपनियों ने ऑफर दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी गारंटी नहीं दे रहा था। तुम्हारी बातों में दम है लड़के, लेकिन मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं करता। अर्जुन कपूर मुस्कुराए और बोले, फैसला तो आपको लेना ही होगा, लेकिन सोच लीजिए, समय और परिस्थितियां किसी के लिए इंतजार नहीं करती। सुकेश चौधरी ने पहली बार किसी डीलर को इस तरह की गारंटी देते हुए सुना था। तुम इतना आत्मविश्वास कहाँ से लाते हो? उन्होंने संदेह से पूछा। अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा, इसलिए कि मैं सिर्फ सौदे नहीं करता, मैं विश्वास बनाता हूँ। अगर आपको मेरी गारंटी पर भरोसा नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं। आप अपनी पहली खेप सागर मित्र ओशन ग्रुप के साथ भेजिए। अगर कोई समस्या हुई तो मैं खुद उसे अपने पैसे से ठीक करूंगा। अगर हम पहली डिलीवरी सही से कर दें तो आप अपने बाकी माल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। ये सुनकर सुकेश चौधरी थोड़ी देर सोचते रहे। अर्जुन कपूर की बातें न सिर्फ आत्मविश्वास से भरी थीं, बल्कि उनके पास हर समस्या का हल भी था। ठीक है, पहली खेप तुम लोगों को सौंप रहा हूं। अगर तुम इसे सही तरीके से पूरा कर पाए तो बाकी का काम भी तुम्हारे साथ होगा। ये सुनते ही अर्जुन कपूर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही फैसला, अब देखते हैं खेल कैसे पलटता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, डिंग, सिस्टम टास्क पूरा हुआ, सागर मित्र ओशन ग्रुप के लिए डील फाइनल की। इनाम प्राप्त हुआ 9 पॉइंट स्ट्रेंथ बूस्ट। इनाम प्राप्त हुआ 141 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर ने इस सौदे को सिर्फ डील के तौर पर नहीं, बल्कि एक नए अवसर के रूप में देखा था। अब वह जानते थे कि जल्द ही कपूर ओशन शिपिंग कंपनी और उनके दुश्मनों को तगड़ा झटका लगने वाला था। अगला अध्याय, एक नया खेल शुरू होने वाला था। अध्याय 143। नदी के दोनों किनारे अभी भी उथल पुथल में थे। अगर मैं आपकी जगह होता तो सागर मित्र ओशन ग्रुप का चयन नहीं करता, बल्कि मुंबई में किसी छोटे या मध्यम आकार की समुद्री शिपिंग कंपनी के साथ साझेदारी करता। अर्जुन कपूर ने सुकेश चौधरी की ओर देखते हुए कहा। ये सुनते ही सुकेश चौधरी ठिठक गए। यह क्या कह रहा है? क्या यह आदमी सागर मित्र ओशन ग्रुप का प्रतिनिधि नहीं है? फिर यह मुझे उनके साथ काम करने के बजाय किसी अन्य छोटी कंपनी के साथ सहयोग करने की सलाह क्यों दे रहा है? उन्होंने अपने स्टाफ को बाहर भेज दिया और खुद सिगार थामे सोफे पर बैठे। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम मुझे सागर मित्र ओशन ग्रुप के बजाय मुंबई की अन्य कंपनियों से साझेदारी करने के लिए क्यों कह रहे हो? सुकेश चौधरी ने संदेहपूर्वक पूछा। बहुत ही सरल कारण है। पहला, अगर आप सागर मित्र ओशन ग्रुप चुनते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रुप अपने काम में बेहद सावधानी बरतता है। अगर आप किसी छोटी कंपनी को चुनते हैं तो तुरंत आपका सामान रवाना हो जाएगा। दूसरा, सागर मित्र ओशन ग्रुप की परिवहन दरें उन छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक हैं। अगर आपका माल कम है तो आपको दसियों करोड़ ज़्यादा खर्च करने होंगे। अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो यह आंकड़ा सैकड़ों करोड़ तक भी पहुंच सकता है। तो आपका मतलब है कि मैं पैसे बचा सकता हूं? सुकेश चौधरी ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा। बिल्कुल, और यह छोटी बचत नहीं है। सोचिए, सैकड़ों करोड़ रुपए की बचत। क्या यह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? ये सुनते ही सुकेश चौधरी ने ठहाका लगाया। हा, सैकड़ों करोड़ रुपये, मैं इन पैसों की परवाह भी नहीं करता। उनकी आवाज़ में घमंड साफ झलक रहा था, लेकिन अर्जुन कपूर जानते थे कि उनकी बातों ने सुकेश चौधरी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अर्जुन ने बात जारी रखी। वैसे आप चाहें तो कपूर ओशन शिपिंग कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। आखिर समुद्री रास्ते अब बहुत सुरक्षित हैं। अब समुद्री लुटेरे कहाँ होते हैं, तो किसी सुरक्षा कर्मी को भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? ये सुनते ही सुकेश चौधरी का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि कुछ समुद्री रास्ते आज भी खतरनाक हैं। वहाँ समुद्री लुटेरे सक्रिय हैं और आपका सामान उन्हीं खतरनाक रास्तों से जाने वाला है। अब सुकेश चौधरी की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या मुंबई की छोटी कंपनियों के पास सुरक्षा गार्ड होते हैं? नहीं, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। तो क्या सागर मित्र ओशन ग्रुप के पास हैं? नहीं। अब तक सुकेश चौधरी गहरी सोच में डूब चुके थे। अगर सामान लूट लिया गया तो उनका घाटा सैकड़ों करोड़ का होगा। तो फिर अब क्या करें? तभी अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी सबके लिए नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको ये सुविधा मिल सकती है। मतलब? सुकेश चौधरी तुरंत सतर्क हो गए। अगर आप सागर मित्र ओशन ग्रुप के साथ समझौता करते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था कर सकता हूं, लेकिन उनकी सुरक्षा की कीमत आपको देनी होगी। तुम ये सुनिश्चित कर सकते हो? बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे पास ये सुरक्षा कर्मी कहाँ से आएंगे?
नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप से क्या? सुकेश चौधरी चौंक गए। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का समुद्री सुरक्षा में कोई अनुभव नहीं है। अब तक नहीं था, लेकिन अगर मैं चाहूं तो अब होगा। अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से कहा। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? क्योंकि मैं नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का सबसे बड़ा मालिक और चेयरमैन हूं। क्या? सुकेश चौधरी हक्का बक्का रह गए। अगर यह सच है तो नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप उनके जहाज़ों की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। उन्होंने तुरंत कहा, अगर तुम वाकई यह सुनिश्चित कर सकते हो तो मैं अभी सागर मित्र ओशन ग्रुप के साथ डील कर लूंगा। पैसे की चिंता मत करो, लेकिन मुझे ये गारंटी चाहिए कि नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के सुरक्षाकर्मी मेरे जहाज़ों के साथ रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाओ। सिस्टम नोटिफिकेशन। डिंग। सिस्टम टास्क पूरा हुआ। सागर मित्र ओशन ग्रुप के लिए डील फाइनल की। इनाम प्राप्त हुआ 9 पॉइंट स्ट्रेंथ बूस्ट। इनाम प्राप्त हुआ 141 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। अब देखते हैं कि अगला मोहरा कौन गिरता है। लेकिन जैसे ही वह सुकेश चौधरी के ऑफिस से बाहर निकले, उन्होंने किसी खास व्यक्ति को वहां खड़ा पाया। अगला अध्याय कौन था वह व्यक्ति? अध्याय 144। पुराने दुश्मनों का आमना सामना एक बार फिर हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन कपूर को देखकर अंजलि कपूर पूरी तरह से चौंक गईं। तुम सुकेश चौधरी की कंपनी में क्या कर रहे हो? ये दृश्य उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। अर्जुन, कहीं तुम हमारे कपूर ओशन शिपिंग कंपनी का बिजनेस बर्बाद करने तो नहीं आए? अंजलि कपूर ने ठहाका लगाते हुए कहा, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो यह एक बेकार की कोशिश होगी। मैं और सुकेश चौधरी पहले ही एक शानदार समझौते पर पहुंचे हैं। चाहे तुम कितनी भी चालें चल लो, वह हमें ही चुनेगा। अंजलि कपूर के आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने सुकेश चौधरी को सबसे कम संभव कीमत में डील ऑफर की थी। पूरे मुंबई में ही नहीं, बल्कि पूरे कोलकाता प्रांत में कोई भी कंपनी मुझसे कम कीमत नहीं दे सकती। उन्होंने गर्व से सिर ऊंचा किया। लेकिन अर्जुन कपूर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मुझे नहीं पता तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला, लेकिन अफसोस की बात है कि सुकेश चौधरी ने तुम्हारी कपूर ओशन शिपिंग कंपनी को नहीं, बल्कि सागर मित्र ओशन ग्रुप को चुना है। क्या? अंजलि कपूर को जैसे कर्ट लग गया। यह असंभव है। सुकेश चौधरी हमारी कंपनी को क्यों नहीं चुनेगा? सागर मित्र ओशन ग्रुप की कीमत तो हमारी तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है। उन्होंने अविश्वास से कहा, मैंने खुद सागर मित्र ओशन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर अर्जुन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब तुम वापस जा सकती हो। तभी सुकेश चौधरी ऑफिस से बाहर आए और शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। क्या? अंजलि कपूर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनकी आंखों में अविश्वास था। सागर मित्र ओशन ग्रुप के चेयरमैन अर्जुन कपूर? मतलब कि अर्जुन कपूर अब सागर मित्र ओशन ग्रुप में इतनी ऊंची पोस्ट पर है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मैं सिर्फ एक छोटा अधिकारी नहीं हूं, मैं इस कंपनी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक भी हूं। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खेद है अंजलि बुआ, लेकिन एक बार फिर मैंने तुम्हारे कपूर परिवार से एक और बड़ा सौदा छीन लिया है। अर्जुन कपूर हंसते हुए वहां से चले गए। पीछे खड़ी अंजलि कपूर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें जमीन में धंसा रहा हो। आहे, अर्जुन कपूर, तुम मर जाओ। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए टेबल पर मुक्का मारा। सिस्टम कॉल। अर्जुन कपूर ने सागर मित्र ओशन ग्रुप के अध्यक्ष को कॉल किया। मिस्टर अर्जुन, क्या आपने सच में सुकेश चौधरी को मना लिया? दूसरी तरफ से उनकी आवाज में अत्यधिक आश्चर्य था। हाँ, कर लिया, अर्जुन कपूर ने सहजता से उत्तर दिया। हे भगवान, मिस्टर अर्जुन, आप वाकई गजब के हैं। अध्यक्ष पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्हें तो उम्मीद थी कि अर्जुन कपूर बस समय खींचेंगे, लेकिन उन्होंने तो पूरा सौदा जीत लिया। मिस्टर अर्जुन, आपने आज कंपनी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपका ऋणी हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। अर्जुन कपूर ने सोचा और कहा, बस कपूर ओशन शिपिंग कंपनी को थोड़ा दबा दीजिए। बिल्कुल, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सागर मित्र ओशन ग्रुप के अध्यक्ष ने जोर से कहा। कपूर ओशन शिपिंग कंपनी को मैं देख लूंगा। अर्जुन कपूर का अगला कदम। विला में पहुंचने के बाद अर्जुन कपूर ने तुरंत सिस्टम को खोला। उन्होंने 9 पॉइंट्स को शक्ति स्ट्रेंथ में अपग्रेड कर दिया। डिंग, शक्ति बढ़ी। अब शक्ति 62 पॉइंट्स। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींची और महसूस किया कि उनकी ताकत पहले से काफ़ी बढ़ गई थी। काश लोकेश धनराज आज मेरे सामने होता। अगर वह आज उनके सामने होता तो ये शक्ति बढ़ाने का सही मौका होता। लोकेश धनराज का बदला। रात को लोकेश धनराज के विला में कई नए प्रशिक्षित लड़ाके पहुंचे। अब तक लगभग 100 लोग जमा हो चुके थे। अब हमारे पास पहले से भी ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। उन्होंने गर्व से कहा, बॉस, हम आज ही हमला कर सकते हैं। उनके एक आदमी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ आधे लोग आए हैं। 100 और लोग कल सुबह पहुंचेंगे। कल सुबह अर्जुन कपूर का विनाश होगा। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट। सर, लोकेश धनराज कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अर्जुन कपूर को सूचना मिली।
अगर लोकेश को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा तो अब उसे मुंबई के अंडरग्राउंड किंग की कुर्सी से हटा देना चाहिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को सीक्रेट मैसेज भेजे। अगली सुबह लोकेश धनराज का फ़ोन कॉल। मिस्टर अर्जुन, मैंने आपके 3 अरब रुपये तैयार कर लिए हैं, लेकिन मेरी बाजू टूटी हुई है, इसलिए मैं खुद नहीं आ सकता। आपको मेरे विला आकर पैसे लेने होंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। अर्जुन कपूर ने बिना हिचकिचाए सहमति दे दी। फ़ोन के दूसरी तरफ लोकेश धनराज की आंखें चमक उठीं। आखिर तुम मेरी चाल में फंस ही गए। आज तुम्हारा अंतिम दिन होगा, अर्जुन कपूर। अगले अध्याय में अर्जुन कपूर बनाम लोकेश धनराज। अध्याय 145। लोकेश धनराज और उसके गुर्गे पूरी तैयारी में थे। बॉस, इस बार हमें उस लड़के के आदमियों को नष्ट कर देना चाहिए और पिछली बार जो अपमान सहना पड़ा था उसका दुगुना बदला लेना चाहिए, अनिल पावर ने क्रूरता से कहा। ये तो ज़रूरी है, जो भी लोकेश धनराज का अपमान करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोकेश ने सहमति में सिर हिलाया। वह पहले से ही सोच चुका था कि अर्जुन कपूर को किस तरह अपमानित करेगा। अर्जुन कपूर की एंट्री। करीब 50 मिनट बाद अर्जुन कपूर वहां आ गया। वह केवल 4 लोगों के साथ था। विनय चौधरी, विनय के 2 छोटे भाई, ड्राइवर। ये देखकर लोकेश धनराज हंसी रोक नहीं सका। क्या ये लड़का सच में इतना बेवकूफ़ है? मेरी इतनी बड़ी ताकत के बीच ये सिर्फ 3 लोगों को लेकर आया है। लोकेश को अपनी जीत पक्की लग रही थी। वह इस बात से बेहद संतुष्ट था कि उसने 400 लोगों को विला में छिपा रखा था। इसके अलावा 7-800 और लोग कुछ किलोमीटर दूर स्टैंड बाय थे। अगर अर्जुन कोई चाल चले तो बस एक कॉल में वे सब यहां आ जाएंगे। लोकेश धनराज का अभिनय। लोकेश ने बिल्कुल सम्मानजनक व्यवहार किया और अर्जुन को विला के अंदर आमंत्रित किया। लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर अंदर गया, लोकेश धनराज ने अपने एक आदमी को संकेत दिया कि वह बाहर जाकर चेक करे कि अर्जुन के साथ कोई एम्बुश फोर्स तो नहीं आई। 10 मिनट बाद वह आदमी वापस आया। बॉस, मैंने पूरा इलाका चेक कर लिया, अर्जुन कपूर के पीछे कोई भी घात नहीं लगाए बैठा है। ये सुनते ही लोकेश का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वह और नहीं छिपा। अर्जुन कपूर, क्या तुम्हें पता है कि आज यहाँ आकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी? आखिरकार असली खेल शुरू हुआ। लोकेश, यह क्या तरीका है बात करने का? विनय चौधरी ने गुस्से में कहा। शट अप, तू एक हारा हुआ आदमी है। अगर ये लड़का तेरा साथ न देता तो तुझे मैं कब का मुंबई से निकाल चुका होता। लोकेश ने विनय का अपमान किया। तुम भूल गए कि कल क्या हुआ था। अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो अर्जुन तुम्हें भी मुंबई से निकाल देगा। विनय ने जवाब दिया। निकाल देगा? वह कैसे करेगा? सिर्फ 100 लोग रखकर। कल का दिन एक दुर्घटना थी, लेकिन आज तुम मेरे इलाके में हो। लोकेश ने अहंकार से कहा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने मौत को चुना। अब मुंबई का नंबर 1 अंडरवर्ल्ड बॉस बदलने का समय आ गया है, अर्जुन कपूर ने ठंडे लहजे में कहा। अब मेरी ताकत देखो। लोकेश ने जोर से ताली बजाई। तभी चारों तरफ से गुंडे निकलकर अर्जुन कपूर और विनय को घेर लेते हैं। विनय और उसके भाई डर गए, लेकिन अर्जुन कपूर की आंखों में जरा भी भय नहीं था। क्या हुआ अर्जुन, डर गए? लोकेश ने घमंड से कहा। अब भी अकड़ दिखा रहे हो? अब मैं दरियादिली दिखाकर तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, घुटनों के बल गिरकर माफी मांगो। हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन तभी अर्जुन कपूर ने कुछ ऐसा कहा जिसने लोकेश धनराज के दिमाग को झकझोर दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले अपनी ताकत चेक करता। कहाँ गए तुम्हारे आदमी? मेरी ताकत? लोकेश ने हैरानी से इधर उधर देखा। क्या यह मजाक कर रहा है? लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। नहीं, क्यों इतनी कम संख्या में लोग हैं? मेरे 400 लोगों में से केवल 40-50 ही क्यों दिख रहे हैं? लोकेश चिल्लाया। बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी बाहर आओ। ... लेकिन कोई नहीं आया। फिर से चिल्लाया। जल्दी आओ वरना बुरा होगा। ... फिर भी कोई नहीं आया। अब पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। ये कैसे हो सकता है? चाहे जितना चिल्ला लो, कोई नहीं आएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अर्जुन कपूर ने शांति से कहा। अंदर आओ। तभी नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के लगभग 200 विशेष बॉडीगार्ड अंदर घुसते हैं और लोकेश धनराज के बचे खुचे गुर्गों को घेर लेते हैं। अब पलड़ा पूरी तरह से अर्जुन कपूर के पक्ष में था। ये कैसे हो सकता है? लोकेश धनराज हक्का बक्का रह गया। मेरे 400 आदमी कहाँ गए? अर्जुन कपूर मुस्कुराया। तुम्हारे आदमी? वे सब पहले ही मेरे लोगों द्वारा काबू में किए जा चुके हैं। बैकअप को कॉल करो। लोकेश धनराज अभी भी हारा नहीं था। कोई बात नहीं, मेरे पास 700-800 और लोग तैयार बैठे हैं। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी तुम कॉल कर रहे हो, पहले देख लो कि तुम्हारे फ़ोन में सिग्नल है भी या नहीं। अर्जुन कपूर की आवाज़ आई। सिग्नल। लोकेश ने जल्दी से अपना फ़ोन चेक किया और उसने देखा कि नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। अगला अध्याय। अर्जुन कपूर बनाम लोकेश धनराज, अंतिम टकराव।